हे एवरीवन, मेटलर्जी का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज यहां पे देख रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपको कुछ बातें यहां पे लर्न करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल फटाफट बता दो। दे आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी और गैलियम यहां पे एक्सेप्शन है, जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, बाकी इनके पास लस्टर होता है, चमक होती है। लस्टर रिड्यूसेस ऑन एक्सपोजर टू एयर, मॉइस्चर एंड रिएक्टिव गैसेस। मतलब क्या, आपका मेटल का जो चमक है वो खराब होता है, कोरोजन होता है हवा के वजह से, मॉइस्चर के वजह से, एंड वो चमक कम हो जाती है, लस्टर कम हो जाता है। डक्टाइल मतलब क्या, हम वायर बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है, डक्टिलिटी बराबर। मेटल की वायर बनती है। एंड मैलिएबिलिटी मतलब क्या, इसको मार मार के चपटा करके शीट बनाई जा सकती है। जैसे ये गोल्ड लीफ आप देख रहे हो, चांदी का वर्क होता है जो मिठाई के ऊपर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। एंड ऑफ कोर्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप जानते ही हो। चलो फिर जनरली हार्ड, ज्यादातर मेटल कड़क होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। चाकू से भी काट सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरीके से सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन याद रखने हैं, एग्जाम में पूछते हैं। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। एंड बाकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अपना जो नरम मेटल है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मर्क्यूरी है, गैलियम है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। मर्क्यूरी और गैलियम तो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, एंड बाकी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सॉफ्ट। ठीक है। एंड सोनोरस मतलब क्या, इनको मारोगे तो आवाज आता है। दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, आवाज आता है बराबर। इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी। चलो, तो वैसे ही नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा याद रखना है। मोस्टली सॉलिड और गैस के फॉर्म में मिलेंगे। यहां पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड, बाकी सब सॉलिड है या तो गैस है। ठीक है, ये ब्रोमीन होता है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है और बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। जनरली नॉन लस्टरस, चमक नहीं होती इनके ऊपर, लेकिन एक्सेप्शन है। आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं दे आर शाइनी, इनके ऊपर चमक होती है। ठीक है, बाकी जनरली कैसे हैं, नॉन लस्ट्रस। यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन डायमंड है, कार्बन का एक प्रकार है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। छोटी छोटी बातें हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? एक्सेप्शंस याद रखने हैं, एग्जाम में पूछते हैं। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, इसका 4 पॉइंट जो जो दिया हुआ है वो आपको याद कर लेना है। पीछे वाले में से भी लिख सकते हो। एक लस्टर का पॉइंट हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट हो गया, एक्सेप्शन लिख देना ग्राफाइट। जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हो गया, गैसेज एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन ब्रोमीन इज अ लिक्विड। और बाद में एक लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, सोनोरिटी है इनके पास, दे आर नॉन सोनोरस, इनके पास सोनोरिटी नहीं होती। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये बेसिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटल का कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो ये भी आप लिख सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो ये न्यूट्रल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो या तो एसिडिक हो सकते हैं या तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पूरे सेशन का पीडीएफ किधर मिल जाएगा बता देता हूं। इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया। चलो, इसके बाद होम पेज पे फ्री मटेरियल दिख रहा है, उसके अंदर फ्री कंटेंट, उसके अंदर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड सबसे ऊपर दिखता है, रैपिड पीवाईक्यू सीरीज, जितने भी अपने सेशन हो रहे हैं सबका पीडीएफ इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप जिस किसी बैच में हो, 10th आपका खत्म हो रहा है तो अपना उड़ान बैच है। अगर आप 10th में अभी अभी आए हो तो अपना आरंभ 6.0 भी अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे तो अभी इसको 10th के एंडिंग में देख रहे हैं, तो उड़ान बैच 11th का होता है। 9th और 10th का जो लाइव बैच है वो ऑल सब्जेक्ट्स, किसके सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। 11th 12th का अपना महाराष्ट्र बोर्ड का जो साइंस है, एचएससी का एग्जाम होता है, और एमएचटी सीटी, उसके ऊपर अपना मेन फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए, ये अपना 2025 का रिजल्ट है, 2025 का रिजल्ट। 2 बच्चे हैं, गुंजन और वेंकटेश, 100% लाए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। एंड 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा लाया है
और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, मतलब प्रीलिम में अगर कम भी आए थे तो वो 85-80% तो आराम से बोर्ड एग्जाम में लेके आए हैं। एंड 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है उनके उनके स्कूल के अंदर, ठीक है। चलो दूसरी बात, ये हमारे 11th के टीचर्स हैं, जैसे मैं हूं बायोलॉजी लूंगा, शुभम सर फिजिक्स ले रहे हैं, और एक और सर है हमारे साथ रंजीत सर। रंजीत सर का फोटो इधर ऐड करना रह गया है, लेकिन वो भी फिजिक्स ले रहे हैं। मारिया मैम केमिस्ट्री लेंगी, इसके साथ एक और मैम है जो केमिस्ट्री लेंगी, ठीक है। फिर योगेश सर मैथ्स ले रहे हैं, खुशी मैम बायोलॉजी लेंगी। तो ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको दो दो टीचर मिलेंगे, 2 फिजिक्स के टीचर, 2 बायो के टीचर हैं, 2 केमिस्ट्री के, एंड शायद मैथ्स के लिए भी एक और टीचर ऐड हो जाएंगे। तो 11th में ये अपना टीम रहता है उड़ान बैच का। किसी भी बैच में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको क्या मिलता है, एक तो लाइव इंटरैक्टिव क्लास, मतलब लेक्चर के लाइव लेक्चर में आप टीचर से बात करके डाउट क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट सीरीज आती हैं। 10th में हमने 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं फॉर प्रैक्टिस, एंड 11th में 12th में पूरा क्वेश्चन बैंक एमएचटी सीटी का अपने पास होता है, जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी कराते हैं, सॉल्व भी कराएंगे। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक स्पेशल आईवीआर नंबर दिया जाता है, आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई पढ़ने में दिक्कत आती है, मुझसे बात करनी है, प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ने में, तो मुझसे बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, आपने एक बार 10th का अगर बैच लिया तो आगे कोई क्रैश कोर्स आएगा उसका एक्सेस फ्री में मिल जाता है। खजाना, 1 साल पुराना जो रिकॉर्डिंग्स है, टेस्ट है, नोट्स है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सब कुछ आपको मिल जाता है, अभी मिल जाएगा, ठीक है। एंड एग्जाम के पहले लाइव रिविजन रहेगा जूम के ऊपर। तो ये सारे फीचर्स आपको हर बैच में दिखाई देंगे। कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, कोई पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से जरूर बात करें इन दोनों नंबर के ऊपर। चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यहां पर सारे रिएक्शंस अपन देखेंगे, फटाफट देख लेंगे। पूरे सेशन का पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, प्लस यहां पे मैं बैलेंसिंग नहीं करूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो, मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन से मेटल ऑक्साइड बनता है। सोडियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करें तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ये कैसे बना, सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे। एक ही बार बता रहा हूं, इसके आगे आपको वैलेंसी आनी चाहिए, तब जाके आप प्रोडक्ट बना पाओगे। वैलेंसी लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका एक तो वैलेंसी आरती है, और फ्लैश कार्ड भी अवेलेबल है इजी लर्निंग के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्रिस क्रॉस करके आपको क्या मिलता है, Na2O मिलता है कि नहीं। तो बस इसी तरीके से सारे प्रोडक्ट आगे बनने वाले हैं। ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिला, इसको जब पानी में डालोगे तो पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मुझे बताओ, ये एक बेस है, ऐसा कोई बेस जो पूरा पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए। सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये भी बात याद रखना। जो बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं और एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं उनको एल्कली कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कली है, ऐसा बेस जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। चलो, इसके अलावा मैंने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, ब्राइट फ्लेम आई, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, सॉलिड फॉर्म में मिला। इसको भी जब पानी में डालूंगा, पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूरा पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये भी बेस है, लेकिन ये पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉलिड पार्टिकल्स पानी में रह जाते हैं, तो आपको व्हाइट कलर का पानी दिखेगा जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात, यहां पे मैं मेटल और वाटर का रिएक्शन देख रहा हूं। मेटल और वाटर का रिएक्शन से मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लिक्विड वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे, धमाकेदार रिएक्शन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, प्लस हीट भी बनती है काफी सारी, और उस हीट के वजह से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी और धमाका होता है। तो थोड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, रिस्की रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने पोटेशियम ले लिया, उसको भी पानी में डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी, धमाका होगा यहां पे भी। चलो, ये दोनों रिएक्शन समझ में आए। कैल्शियम, इन दोनों में हीट आती है, ये बात याद रखना। सोडियम और पोटेशियम के दोनों के रिएक्शन में गर्मी आएगी, हाइड्रोजन आग पकड़ लेगी, धमाका हो जाएगा। कैल्शियम को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। मुझे बताओ, कैल्शियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 2। क्या बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं। कैल्शियम की 2, हाइड्रोक्साइड की 1। इधर मैंने क्रिस क्रॉस किया तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ब्रैकेट में ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे होंगे, CaOH ट्वाइस, प्लस हाइड्रोजन गैस आएगी। लेकिन यहां पर हीट जनरेट नहीं होगी, तो जो कैल्शियम का आपका टुकड़ा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बबल्स कैल्शियम के टुकड़े को चिपक जाते हैं और वो टुकड़ा जो है वो फ्लोट करेगा ऊपर, ठीक है। तो यहां पे हीट जनरेट नहीं होगी तो धमाका नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ती।
कैल्शियम का टुकड़ा फ्लोट करता है पानी के ऊपर, याद रखना ये। अच्छा, सारे मेटल लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब जो मेटल बताऊंगा, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन गैस आएगी। चलो, जैसे एल्यूमिनियम और वाटर का रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, एंड हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। अब देखो, हाइड्रोजन गैस में मैंने यहां पे ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपवर्ड एरो बता के। इससे क्या पता चलता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन आप उसको H2 ब्रैकेट में G ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, H2 अपवर्ड एरो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन दोनों साथ में दिखाने की, G और एरो साथ में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। दूसरा, आयन और टीम का रिएक्शन होगा तो यहां पे Fe3O4, ये क्या होता है मुझे बताओ। लोखंड के आयन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है FeO फेरस ऑक्साइड, और एक होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस बनती है यहां पे, ठीक है। इसको कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड, याद रखेंगे थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन FeO एंड Fe2O3 का। आयन की दो वैलेंसी होती है, +2 +3, फेरस एंड फेरिक, ठीक है। रैपिड रिवीजन है, डिटेल में इधर नहीं जा रहा हूं, डिटेल में देखना है तो वन शॉट देखो, इधर अपन फटफट देख रहे हैं। जिंक प्लस स्टीम का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। चलो, मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो आपको एक मेटल का सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन कर रहा हूं तो इधर क्लोरीन है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्लोराइड सॉल्ट। मैग्नीशियम का क्लोराइड सॉल्ट मतलब क्या, MgCl2। अगर मैं इधर HCl के जगह पे H2SO4 का इस्तेमाल करूं तो मुझे सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। उनका जो फॉर्मूला है वो आप मुझे, जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका फॉर्मूला कमेंट में बताना H2SO4 के साथ, ठीक है। HCl का तो मैं आपको बता रहा हूं, MgCl2 बना, हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। एल्यूमिनियम और HCl, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, Fe और HCl। अब यहां पर आयन की दो वैलेंसी होती है, 2 होता है और +3 होता है, फेरस एंड फेरिक। फेरिक कब बनता है, जब ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होगा, हाई ऑक्सीडेशन होगा, तब +3 बनता है, वैलेंसी 3 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पे हम डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं तो यहां पे उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो +2 का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात याद रखना। तो यहां पे मिलेगा आपको FeCl2 + H2 और जिंक के साथ बनेगा ZnCl2 + H2, ठीक है। H2SO4 के साथ क्या प्रोडक्ट बनेंगे कमेंट में मुझे बता देना फटाफट। चलो, और एक आखिरी बात, मेटल और नाइट्रिक एसिड का जब रिएक्शन होगा, नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, HNO3। तो यहां पे मैं कॉपर का इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉपर और HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है, इट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट। इधर कॉपर का कौन सा वैलेंसी यूज हुआ है, कॉपर के दो वैलेंसी होते हैं, +1 एंड +2, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। तो यहां पर HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉपर की वैलेंसी हम 2 यूज करते हैं और NO3 की वैलेंसी 1 होती है। ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए हम वैलेंसी कौन सी यूज कर रहे हैं, कॉपर की 2 हैं, 1 और 2, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको क्या मिला, क्रिस क्रॉस किया तो CuNO3 ट्वाइस, बराबर है। समझ में आया क्यों बन रहा है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो, तो आपको क्या रिएक्शन में क्या मिल रहा है, CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये भी क्यों मिलता है, बिकॉज अपना एसिड जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको यहां पे NO2 मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक जगह पे इसका सिर्फ रेडिश लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें सिर्फ रेड लिखा हुआ है क्या, रेडिश कलर्ड गैस, ठीक है। आप इतना याद रखो, रेडिश कलर की गैस होती है NO2, किधर है इसका कलर आ जाएगा, नीचे दिखा दूंगा, ठीक है। प्लस वाटर मिलता है आपको, ये थोड़ा सा याद करना है। इसका जो बैलेंसिंग है कॉन्सेंट्रेटेड वाले का, उसमें आपको सिर्फ ये अपनी गैस है NO2, रेडिश कलर की गैस है, ठीक है, रेडिश लाल कलर की गैस होती है, पॉइजनस होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। कॉन्सेंट्रेटेड वाले में आपको यहां पे 4 लगाना है, HNO3 को 4 लगाना है, इतना याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड में 4, ठीक है।
कॉन्सेंट्रेटेड में आप क्या लगाओगे, HNO3 को 4 लगाओगे। इसके बाद आगे की बैलेंसिंग आप डायरेक्टली कर सकते हो, ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, ठीक है। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन कितना है, 4 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन इधर यूज हो गया, तो आप यहां पे 2 लगा दोगे, एक NO2 को 2 लगाया। अच्छा ऑक्सीजन देख लो कितना है, 3 4 जा 12 ऑक्सीजन है, इधर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यूज हो गया, इधर 2 2 जा 4 यूज हो गया, 12 था ना, कितना था 3 4 जा 12, 4 और 6 10 हो गए, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। एंड इसके साथ आपकी बैलेंसिंग समाप्त हो जाती है। 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ठीक, तो इधर लगा दो ना, 2 इधर लगाओ 2 इधर लगाओ, ठीक है। चलो दूसरी बात, HNO3, यहां पे मैं डाइल्यूट इस्तेमाल करूंगा। डाइल्यूट में भी इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो यहां पर भी आपको CuNO3 ट्वाइस ही मिलेगा। यहां पर भी कॉपर की वैलेंसी क्या है, +2 का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, एंड यहां पर आपको NO मिलता है। बिकॉज ये डाइल्यूट एसिड है तो ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो यहां पे आपको NO मिलेगा, ऊपर आपको NO2 मिलेगा, ये फर्क है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में। तो NO मिला प्लस H2O, बाकी सब सेम है, सिर्फ NO2 और NO का फर्क है दोनों के अंदर। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड में आपने 4 लगाया था, यहां पे हम 3 और 8 लगाते हैं, कॉपर को 3 HNO3 को 8 लगाते हैं, ठीक है। याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड में आपने क्या किया, 4 HNO3 का इस्तेमाल किया था, और डाइल्यूट में आपने क्या किया, 3 कॉपर प्लस 8 HNO3। इतना बैलेंसिंग याद कर लोगे, आगे का आप कर लोगे। अब मुझे बताओ, चलो इसको बैलेंस करने का समय आ गया। इधर 3 कॉपर है तो मैं इधर 3 लगा दूं सीधा सीधा। अच्छा 8 नाइट्रोजन है, अब मुझे बताओ 2 इंटू 3, 6 नाइट्रोजन इधर हो गया, तो आप इधर 2 लगाओगे। 6 नाइट्रोजन इधर हो गया ना, 3 2 जा 6, तो आपने यहां पे 2 लगाया, NO को 2 लगाया। अब ऑक्सीजन की बैलेंस हो गई, 8 3 जा 24 ऑक्सीजन है यहां पे। अब मुझे बताओ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 इधर हो गए और 1 इधर हुआ, 24 चाहिए ना आपको, तो इधर आप 4 लगाओगे, 24 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन की बात करें, 8 हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया, तो 3 2 4 ये बन रहा है यहां पे, तो ये बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NO2 का कलर क्या है, रेडिश कलर्ड गैस, रेडिश कलर्ड गैस बनती है NO2। कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 बनता है, डाइल्यूट में NO बनता है, ठीक है। चलो एक्वा रिजिया की बात करेंगे। एक्वा रिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है by mixing concentrated HCl and HNO3 in the ratio 3:1, ठीक है। एक्वा रिजिया इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। एक बात याद रखना, 3:1 रेशियो का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया, उसके साथ आप लोगे 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, 3:1 का रेशियो रहेगा। तो आप अगर इधर 6 ml ले रहे हो तो इधर आप 2 ml लोगे, इधर आप 12 ले लो तो यहां आप 3 लोगे, 12 ml लोगे तो 3, ठीक है। 3:1 का रेशियो मेंटेन करना है अपने को, ठीक है। 3 ml रहेगा तो 1 ml, 3:1 का रेशियो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। इट इज द हाईली कोरोसिव, कोरोसिव मतलब किसी भी मेटल को गला सकती है, वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगी, भले वो गोल्ड ही क्यों ना हो, भले वो प्लैटिनम क्यों ना हो, सिल्वर क्यों ना हो, उनके साथ भी ये रिएक्ट कर लेगा, उनको भी गला देगा एक तरीके से। इसको बोलते हैं हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, धुआं निकलता है उसमें से, ठीक है। देखो गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर, इवन गोल्ड विल रिएक्ट। वैसे गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट करता है क्या, पानी के साथ, एयर के साथ, एसिड के साथ, नहीं, यहां पे रिएक्ट कर लेगा, यहां तो ये भी पिघल गया, ठीक है। हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। चलो फिर रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ी सी याद करनी है। एक ट्रिक है जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी जब मैं 11th में था, 12th में था, 2012, अभी क्या चल रहा है 2026, तो ये ट्रिक मैंने 14 साल पहले सीखी थी, ठीक है। और मैं 14 साल से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ ये ट्रिक, कोई नया ट्रिक नहीं है। के ना ली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, किसकी फरारी, टिन की फरारी। टिन क्या होता है, एथेन होता है। फिर भी, पीबी मतलब लेड, प्लम्बम, फिर भी क्यू, मिली इज मर्क्यूरी, सिल्वर ऑडी। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, टिन की फरारी एसएन, फिर भी क्यू मिली सिल्वर ऑडी। बचपन में सीखा था मैंने, ठीक है बेटा, बचपन से सिखा रहा हूं। दूसरी बात,
अभी इसमें हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स कौन से हैं वो आपको बता दूं। पोटेशियम से लेके, देखो जो मैं बना रहा हूं ध्यान से सुनो, पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक हम हाई रिएक्टिविटी में लेने वाले हैं, हाई। फिर ये जो जिंक से लेके, कौन से कलर से बताऊं, ये आप मॉडरेट रिएक्टिविटी में ले लो, मॉडरेट, मीडियम रिएक्टिविटी। और कॉपर से लेके ये जो है इनको आप लो रिएक्टिविटी में रखो। 3 ग्रुप समझ में आ गया, हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट और लो, याद रखना ये। चलो, लेस रिएक्टिव मतलब लो रिएक्टिविटी, मॉडरेट मतलब मीडियम, हाई मतलब हाई। इतना याद रख लो, अभी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो और किधर से क्या ग्रुप बनाया वो याद कर लो, ठीक है। चलो, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं फटाफट समझ लो। मुझे बताओ, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन। जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या होता है 2,8,1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना देता है 2,8, ठीक है। उसी प्रकार से ये कैटायन बन गया आपका। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करके ये लोग एनायन बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे क्लोरीन हो गया 2,8,7, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना देगा 2,8,8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेटल कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल एनायन बनाते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इनके बीच में क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठप करके चिपक जाएंगे। इनके बीच में आएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये शब्द याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चिपक जाते हैं एंड क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। Na+Cl-, इस तरीके से। वैसे हमने MgO पढ़ा, उसमें भी मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है। तो हमने अभी काफी सारी चीजें पढ़ी। हमने MgCl2 पढ़ा, उसमें भी Mg के ऊपर 2+ चार्ज रहेगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो अभी भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। आपने FeO पढ़ा, उसमें आयन के ऊपर 2+, ऑक्सीजन के ऊपर 2-। तो ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो आयोनिक होता है, ये बात याद रखना। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो अभी हमने काफी सारे आयोनिक कंपाउंड देखे, ओके। Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, 3+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है। ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो अभी जितने हमने देखे वो सारे क्या है, आयोनिक कंपाउंड थे, बहुत सारे, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में 2-3 बार पूछा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, PYQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड। कड़क होते हैं, सॉलिड होते हैं, इतना याद रखना, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। उनके बीच का जो अट्रैक्शन है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। मुझे बताओ, मेटल जो होते हैं उनको आप मार के उनकी शीट बना सकते हो ना, उनकी वायर बना सकते हो, शीट बना सकते हो, यहां पे नहीं, ये आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब मारोगे तो भुक्का हो जाएगा, पाउडर बन जाएगी। दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, मार मार के पाउडर बनाई जा सकती है, टूट जाते हैं आसानी से। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज वेरी हाई इन आयोनिक कंपाउंड एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। मतलब Na और Cl के बीच में ही अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर मुझे उसको मेल्ट करना है, Na और Cl को अलग करना है, देखो यहां पे ये जो पर्पल वाला दिख रहा है वो आपका Na+ है और जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो Cl- है। सारे चिपके हुए हैं, NaCl चिपका हुआ है पूरा। अगर उनको मुझे दूर करना है, मेल्ट करना है, उनके बीच का जो फोर्स है उसको ब्रेक करना है, तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज वेरी वेरी हाई। ये बात हमें याद रखनी है। इस तरीके से सॉल्ट को मेल्ट किया जाता है फर्नेस के अंदर। ये आपका नमक है, नमक को मेल्ट किया जा रहा है फर्नेस के अंदर, तब जाके वो लिक्विड बन रहा है, दिख रहा है आपको। चलो, दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसका क्या मतलब है आपको बताता हूं। जैसे ये H2O की बात कर रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है Δ+, और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है Δ-, ठीक है। तो मुझे बताओ, कैन आई से दिस इज अ पॉजिटिव पोल एंड दिस इज अ नेगेटिव पोल। पोल बन रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज। तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन जाते हैं उसमें, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जब आप आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे इस तरीके से, ठीक है, पर्पल वाले Na+ हैं, ग्रीन वाला क्या है Cl-, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी थोड़ा प्लस चार्ज है ना, मेरे को बताओ, डेल्टा पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन,
ऑक्सीजन और सोडियम। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बीच बीच में घुसने लगते हैं एंड सोडियम और क्लोरीन सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे नया बॉन्ड क्रिएट होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बीच में घुस जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, चलो, तो सोडियम के आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। क्लोरीन, देखो, द वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, ओरिएंट मतलब अरेंज अराउंड द आयन सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन मतलब क्या, सोडियम क्लोरीन को अलग करना। पानी घुस जाता है बीच बीच में, सोडियम क्लोरीन अलग हो जाता है, एंड इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन के आसपास। तो क्या हो रहा है, अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन द आयन एंड द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल। आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है एक तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो वीक अट्रैक्शन है ना, इसको हम बेसिकली वीक अट्रैक्शन समझ लो आप इसको, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में वीक अट्रैक्शन इस तरीके से बनता है यहां पे। ठीक है, चलो, तो ये बन जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन। आपका जो पूरा सॉल्ट है वो डिसोसिएट हो जाएगा, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं Na प्लस Cl माइनस कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। मुझे बताओ NaOH, ये भी क्या है, आयोनिक बॉन्ड है ना, ये आयोनिक कंपाउंड है, Na के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस। तो जब उसको भी पानी में डालोगे तो पूरी तरीके से Na प्लस OH माइनस सेपरेट हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा फिर, वो एक्वियस सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? चलो, दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन पेट्रोल। केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होंगे बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर। इनके अंदर ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं होता जैसा वाटर के अंदर होता है, तो इनके अंदर ये लोग डिसॉल्व नहीं होंगे। आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। इन दिस स्टेट आयंस कैन नॉट लीव देयर प्लेस। मुझे बताओ, इधर का जो Na प्लस है और Cl माइनस है एकदम चिपका हुआ है, मूव कर सकता है नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो मुझे इनको अलग करना पड़ेगा। Aqueous solution of ionic compound can conduct electricity as they contain the dissociated ions। तो जब पानी डालोगे तो मुझे बताओ, आयंस सेपरेट हो जाते हैं, Na प्लस एंड Cl माइनस सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो एक्वियस सोल्यूशन बनेगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड इवन इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज द आयंस आर मोबाइल। मोबाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्ट को मेल्ट करोगे, लिक्विड बना दिया, अभी हमने देखा वीडियो में लिक्विड बन जाता है गर्म करने से, वैसे टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। सॉलिड में नहीं होगी, लेकिन एक्वियस और मोल्टन स्टेट, लिक्विड, मेल्ट किया हुआ लिक्विड, वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, एंड एक लास्ट पॉइंट उसी का पॉइंट है, समझ लो। यहां पे मैंने क्या लिया है, मोल्टन NaCl, मेल्ट किया हुआ, पानी नहीं डाला है, मोल्टन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव टर्मिनल कैथोड हो गया, एनोड पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ऑन पासिंग करंट द आयंस मूव टू ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अब मुझे बताओ, एक बात याद रखना, एनायन जो है, एनायन कैसा होता है, एनायन नेगेटिव होता है, तो वो किसके पास जाता है, एनोड के पास जाता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और वैसे ही कैटायन पॉजिटिव होता है, तो वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा जो नेगेटिव होता है। तो एनायन गोज टू एनोड, कैटायन गोज टू कैथोड, इतना याद रखना। ठीक है, तो अभी मैंने करंट पास किया, तो सोडियम किसके पास जा रहा है, कैथोड के पास जा रहा है, क्लोरीन किसके पास जा रहा है, एनोड के पास जा रहा है। इस तरीके से काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आयंस मूव टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल्स। आयोनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी याद रखना, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस और इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, चलो, तो जनरल प्रॉपर्टीज यहां पे मैं आपको दे रहा हूं, ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन पीवाईक्यू में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड सारी लिखनी है, 1 2 3 4 और 5, पूरा लिखना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा लिखोगे आप। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता का कोई विषय है क्या, नहीं, सारे पॉइंट रिवाइज हो रहे हैं। मेटलर्जी क्या होती है, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ओर मतलब क्या, मिनरल होता है, उसमें से मेटल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एंड उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है फॉर यूज, इसको मेटलर्जी बोलते हैं। याद कर लेना ये वाली। अच्छा, मिनरल मतलब एक पत्थर, जो भी हम खुदाई करते हैं, खदान होती है ना, माइन होती है। माइन मतलब क्या, खदान, कोयले की खान, खान बोलते हैं। माइन में से मिनरल मिलते हैं। मिनरल मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के पत्थर। तो जिस पत्थर में से, जिस मिनरल में से मेटल को आसानी से निकाला जा रहा है,
द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली, सस्ते में, ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली इजीली, इट इज कॉल्ड एज ओर। ओर का डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। एक बात बताऊं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। और सारे और मिनरल हैं, ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल को इकोनॉमिकली इजीली निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको ओर कहेंगे। लेकिन क्या सारे पत्थर ओर हैं? आप रास्ते पे जाओ, नीचे आपको एक पत्थर मिला, हाँ ये ओर है, इसमें से मेटल निकालूंगा, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, सारे मिनरल ओर नहीं है, लेकिन सारे और मिनरल होते हैं, ठीक है। ऐसा मिनरल जिसमें से इजीली मेटल मिलता है उसको ओर कहेंगे, ये बात याद रखना। ओर्स के अंदर भी कचरा होगा, दे कैन कंटेन मेनी टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी सच एज सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस along with metal compound. These impurities are called as gang. गैंग की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन हो गया, मेटलर्जी, ओर और गैंग का, तीनों डेफिनेशन आपको आना चाहिए। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। ओर के अंदर मेटल कंपाउंड है जो आपको चाहिए, जिसमें से आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करोगे, और दूसरा क्या होता है? गैंग होता है। तो हमें क्या करना है? हमें इस गैंग को रिमूव करना है, कचरा हटाना है, मेटल कंपाउंड सेपरेट करना है, ठीक है। तो कचरा हटाने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। इसमें ये आ जाता है, ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हम सेपरेशन करेंगे, विल्फली टेबल मेथड, ये वाला विल्फली टेबल। दूसरा होता है हाइड्रोलिक सेपरेशन, आपको बताऊंगा आगे। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा मेटल कंपाउंड का, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया यहां पे। फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लीचिंग नाम की एक प्रोसेस होती है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा नाम याद रख लो, इनके ऊपर ज्यादा एग्जाम में कभी भी सवाल नहीं पूछा। मार्च 2019 के पेपर में एक बार हाइड्रोलिक सेपरेशन के ऊपर एक सिर्फ डायग्राम पूछा था उसका, उसके अलावा पिछले 7 साल में 2019 से लेके अब तक इनके ऊपर कोई भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है, इसलिए यहां पे इनका एक्सप्लेनेशन में नहीं ले रहा हूं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट मतलब मीडियम रिएक्टिविटी। अच्छा, मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल होते हैं वो आपको सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब उनकी जो ओर होती है, ओर के अंदर सल्फाइड ओर होगी या कार्बोनेट ओर होगी, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले, भले वो सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, इन दोनों को मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, बाद में उसमें से मैं मेटल एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा? सल्फाइड एंड कार्बोनेट, उनका पहला ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड में से मेटल को निकालो, ठीक है। चलो, तो ऑक्साइड बनाने के लिए सल्फाइड ओर को हीट किया जाएगा, दे आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, इसको रोस्टिंग कहते हैं। खुले हवा में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बस गर्म करते जाओ, इसको कहेंगे रोस्टिंग। आप भी किसी का रोस्ट करते हो तो उसको क्या करते हो? खुले में गर्म करते हैं ना, सबके सामने खुले में गर्म किया जाता है, इसको रोस्टिंग कहते हैं, याद रखना। कार्बोनेट में क्या होता है? कार्बोनेट का ऑक्साइड बनाना है तो ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब जहां पे ऑक्सीजन कम है वैसे कंडीशन में उसको हीट किया जाएगा, इसको कैल्सिनेशन कहेंगे। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, 2 चीज याद रखनी है, ठीक है। आपको दिख रहा है एक फर्नेस है जिसके अंदर ज्यादा हवा नहीं जा रही है और उसके अंदर हम उसको गर्म कर रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में गर्म किया जा रहा है, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग खुले में होती है, खुले में गर्म करना, रोस्टिंग। चलो, तो देखो यहां पे दोनों रिएक्शन आपको बता दो। जैसे रोस्टिंग क्या होता है? खुले एयर में जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है वहां पे आप गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा? जिंक और ऑक्सीजन कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बना देंगे, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन जाएगा, ठीक है। SO2 तो गैस है, उड़ जाएगी। अब ये जिंक ऑक्साइड आपको मिल गया, ठीक है। कैल्सिनेशन में आप क्या कर रहे हो? आप हीट कर रहे हो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो जिंक कार्बोनेट क्या हो जाएगा? बेसिकली इसका डीकंपोजिशन होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आपको क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी उड़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों में आपको ऑक्साइड मिल गया। अब आप ऑक्साइड का क्या करोगे? अचार डालोगे। जो आपका जिंक ऑक्साइड मिला, इसमें से ऑक्सीजन निकालना है आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो आपको चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप यहां पे कार्बन का इस्तेमाल करते हो। सिंपल बात बताओ मेरे को, आपको मिलेगा Zn + CO। अब मुझे बताओ, ये प्रोसेस
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं रिडक्शन बोलूंगा, चलेगा? ये रिडक्शन है। तो मुझे बताओ यहां पे कार्बन जो है ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो कार्बन क्या है यहां पे? रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करता है, एंड इस तरीके से आपको मेटल मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा मैंगनीज डाइऑक्साइड इज इग्नाइटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम को भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकालना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच लेगा। ये पूरा खेल रिएक्टिविटी का है। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। चलो, तो आपको मिलेगा Mn मिला मैंगनीज प्लस Al2O3 मिलेगा। बहुत सारी हीट जनरेट होती है यहां पे। ठीक है, चलो मुझे बताओ ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ एंड एल्यूमिनियम ने करवाया, तो ये आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पे रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रही है ना बात? ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। चलो, प्लस हीट जनरेट होती है, तो यहां पे Mn मोल्टन फॉर्म में मिलेगा आपको, एंड बैलेंस तो आप कर लोगे यहां पे। दो एल्यूमिनियम है तो मैं यहां पे, अच्छा रुको, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है, इवन और ऑड। तो पहले मैं क्या करता हूं? ऑड को इवन बनाता हूं, तो यहां पे मैं 2 लगाता हूं ताकि ऑक्सीजन इवन नंबर हो जाए। फिर एल्यूमिनियम, चलो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, 2 3 6, तो आपने यहां पे 3 लगाया, तो मैंगनीज भी 3 हो गया और एल्यूमिनियम 4 हो गया। इस तरीके से काम होगा आपका। ठीक है, ठीक। चलो फिर एक और रिएक्शन आपको बताता हूं, ये काफी धमाकेदार रिएक्शन होता है, काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो मिक्सचर आपको दिख रहा है ना, उसमें क्या रहेगा? MnO2 रहेगा प्लस एल्यूमिनियम की पाउडर रहेगी, और उसको चिंगारी दी जाती है, फिर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होता है। एंड इसी प्रकार का एक रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन। आपका जो ट्रेन का पटरी होता है उसके बीच में जो गैप होता है ना, ठुड़ुक ठुड़ुक करके आपकी ट्रेन चलती है ना, छुड़ुक 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 छुड़ुक, तो ये गैप को मिटाने के लिए एक रिएक्शन किया जाता है, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पे आयन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा एल्यूमिनियम के साथ। तो वापस एल्यूमिनियम क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, आपको मिलेगा Fe प्लस Al2O3। ये यहां से यहां रिडक्शन हो गया और यहां से यहां ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, चलो प्लस हीट मिलेगी तो आपको Fe मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, और बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं, इधर 2 है तो आपने इधर 2 लगाया, एल्यूमिनियम भी 2 है तो आपने यहां 2 लगा दिया, बाकी और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, 2 2। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, और बाद में वो जो आपका मोल्टन Fe है वो उस गैप में भर जाता है, बाद में उसको पॉलिश किया जाएगा, साफ किया जाएगा। ठीक है, पॉलिशिंग वगैरह हो जाएगी तो स्मूथ हो जाएगा वो एकदम, इस तरीके से। ठीक है, चलो फिर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम मध्ये विचारतात। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। स्टील टैंक हो गई, उसके अंदर एक ग्रेफाइट का पूरा लेयर होता है, उसको बोलूंगा कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल हो गया ये। ठीक है, फिर ग्रेफाइट के रॉड होंगे जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल हो गए, बैटरी लगा हुआ दिख रहा है प्लस माइनस आपको। चलो आउटलेट है, यहां से मोल्टन एल्यूमिनियम बाहर आएगा। चलो तो आपने क्या लिया? आपने लिया एल्यूमिना, Al2O3, इसको एल्यूमिना बोलते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। तो आप उतना ज्यादा हीट तो करोगे नहीं, तो आप क्या करते हो? इसके अंदर 2 चीजें ऐड करते हैं, क्रायोलाइट नाथ्री अल्फ 6, ठीक है, एंड फ्लोरस्पार काफ2 नाथ्री अल्फ 6, क्रायोलाइट फ्लोरस्पार। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो रोते हो, तो मम्मी बोलती है बेटा ना क्राय नाथ्री अल्फ 6 क्रायोलाइट, ना क्राय, नाथ्री अल्फ 6 क्रायोलाइट, ना क्राय, फ्लोरस्पार काफ2। इनके ऐड होने से जो मेल्टिंग पॉइंट है पूरे मिक्सचर का, ठीक है, याद रखना, एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पार, इनका तीनों का जो मिक्सचर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब करीब 1000 डिग्री के आसपास हो जाता है। ठीक है,
मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। इतना क्लियर हो गया पॉइंट बेसिक। इसके बाद जब रिएक्शन होगा तो Al3+ एंड O2- सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज आपने मेल्ट किया, मेल्ट करोगे तो आयंस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। चलो फिर कैटायन कैथोड के पास जाएगा, एनायन एनोड के पास जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन किधर जा रहा है, एनोड पे जा रहा है, ग्रेफाइट का जो रॉड है, और सारा एल्यूमिनियम जो है वो नीचे, ये जो पूरी ग्रेफाइट की लाइनिंग है ना यहाँ पे, सब एल्यूमिनियम वहां पे जमा होने वाला है इस तरीके से, और यहां से मोल्टन एल्यूमिनियम बाहर आएगा, मोल्टन एल्यूमिनियम। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहां पे ऑक्सीजन के बबल्स दिख रहे हैं आपको, बबल्स, और वो भी क्या करते हैं, आपका जो एनोड है वो किसका है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब क्या, कार्बन। तो ये जो ऑक्सीजन के बबल्स आ रहे हैं एनोड पे, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे ग्रेफाइट के साथ, एंड C+O2 विल गिव यू CO2। तो धीरे धीरे आपका जो एनोड का ग्रेफाइट का रॉड है वो खत्म होगा, CO2 बन के उड़ता जाएगा, तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये एक छोटी सी बात, गिव रीजन आता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, मोल्टन एल्यूमिनियम बाहर आ गया। अब इसका रिएक्शन देख लो, कैथोड पे क्या होगा, फटाफट देख लो इसको। कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑन कैथोड, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे Al3+, उसका जो चार्ज है वो निकालना है मुझे, तो इसको मुझे 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब थोड़ी सी बात याद रख लो, Al3+, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसके पास 13 प्रोटॉन होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है। अच्छा यहां पर 13 प्रोटॉन है लेकिन उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर क्या है, 2,8। 10 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके ऊपर 3+ चार्ज है। तो अगर मैं उसको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो Al न्यूट्रल एटम बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है, तो हम उसको रेड कैट बोल के याद रखते हैं। रिडक्शन ऑन कैथोड, रेड कैट। चलो फिर एनोड रिएक्शन, एनोड पे क्या होने वाला है, आपका जो O2- था, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहां पर 8 प्रोटॉन है लेकिन साथ में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां पे भी। ठीक है, तो 2- चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2- चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपको मिलेगा O, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। लेकिन ऑक्सीजन का भी सिंगल एटम नहीं होगा, O2 डायएटॉमिक गैस है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑन कैथोड, एनऑक्स। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ऑक्सीजन डायएटॉमिक है तो O2, तो आपको इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, एंड टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। एंड बाद में एनोड के ऊपर ऑक्सीजन के बबल्स आ रहे हैं ना, इधर ऑक्सीजन का बबल्स, तो क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल रिएक्ट एंड CO2 बन के उड़ेगा। द एनोड्स हैव टू बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर लास्ट में देखो, चैप्टर में ना इतना सब है ना, कोरोजन की बात करेंगे। कोई भी मेटल जब खराब होता है ड्यू टू गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एसिड के वजह से मेटल खराब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। तो सिल्वर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, जो क्या ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में प्रेजेंट होता है थोड़ा थोड़ा, तो सिल्वर उसके साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो क्या कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो आपका जो सिल्वर का आइटम है उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक लेयर आ जाता है धीरे धीरे। ठीक, फिर कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए अगर आपका घर का दरवाजा है, लोखंड का दरवाजा है, तो उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो, उसको आप ऑयल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, वार्निश लगा सकते हो। इन सब चीजों से आप घरगुती अपना घर के अंदर ये सब करके आपके दरवाजे को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, पेंट लगा के, ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के, वार्निश लगा के, ये सब चीजें आप घर घर में कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक होता है गैल्वेनाइजिंग। यहां पर जिंक का एक लेयर चढ़ाया जाएगा लोखंड या स्टील के ऊपर टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजिंग की, उतना प्रोसेस में अपने को नहीं घुसना है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो मोल्टन जिंक है
उसमें स्टील या लोखंड का जो भी आपका मटेरियल है उसको डुबा के निकालते हैं तो एक जिंक का पतला लेयर आ जाएगा। ठीक है, चलो कोरोजन ऑफ जिंक, कोरोजन ऑफ जिंक विल अकर फर्स्ट बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। मुझे बताओ, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज केनालिने, कार्मांगी, ऑल्टोजेन, फरारी, टिन की फरारी। यहां पर जिंक किधर है, ये लोखंड किधर है, उसके नीचे। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो पहले कौन खराब होगा, जिंक खराब होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, आपने जिंक का एक लेयर लगा दिया, ये किस चीज का लेयर है, जिंक का लेयर है। तो अगर कोरोजन होना है तो सबसे पहले जिंक खराब होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा यहां पे, जिंक ऑक्साइड का। और वो जिंक ऑक्साइड का लेयर नीचे का जो लोखंड है, मुझे बताओ नीचे क्या है, नीचे आयन होगा या स्टील होगा। ये जो जिंक ऑक्साइड का लेयर है वो नीचे के आयन या स्टील को प्रोटेक्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो पहले वो खराब होगा और नीचे के लोखंड को और स्टील को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो फिर दूसरी बात करते हैं टिनिंग की, फटाफट। टिनिंग में क्या करते हैं, देखो आपका जो कॉपर या ब्रास का वेसल होता है, ब्रास क्या होता है, कॉपर एंड जिंक का एक एलॉय होता है। ठीक है, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। तो इसके अंदर का जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये ग्रीनिश कलर का होता है एंड इट इज पॉइजनस। ठीक है, कॉपर जो है वो खराब होता है एंड ग्रीनिश लेयर बनाता है कॉपर कार्बोनेट का, CuCO3, एंड उसके वजह से एक तो वो ग्रीन हो गया पहली बात, एंड दूसरा पॉइजनस भी होता है ये कॉपर कार्बोनेट। तो ऐसा भांडा वगैरह रहेगा, वेसल रहेगा, उसमें आपको खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए बिकॉज ये पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है कॉपर कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं, दिस ग्रीनिश लेयर इज पॉइजनस, बराबर। तो हम क्या करते हैं, अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल। तो क्या करते हैं, कॉपर का जो वेसल है, भांडा है, उसको पहले बहुत गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा टिन का टुकड़ा डालते हैं और उसको पूरा अंदर से घिस देते हैं। देखो जरा, टिन डाला, पहले कॉपर को बहुत गर्म करेंगे, फिर उसमें टिन डालेंगे थोड़ा सा और फिर उसको घिसेंगे इस तरीके से, तो पूरा अंदर एक टिन का लेयर आ जाता है। इसको बोलते हैं टिनिंग, इसको कलही बोला जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में, कलही। ठीक है, टिनिंग। चलो फिर एनोडाइजेशन में क्या हो रहा है, आपका जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाया जाएगा। ठीक है, ये किसका लेयर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये नीचे क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाया जाता है ताकि ऑक्सीजन और वाटर नीचे के एल्यूमिनियम के साथ आगे रिएक्ट ना कर पाए। तो ऊपर का जो लेयर होगा वो नीचे प्रोटेक्ट करेगा नीचे के लेयर को। ठीक है, दिस थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्स्ट्रक्ट द कॉन्टैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो नीचे का एल्यूमिनियम प्रोटेक्टेड रहेगा, ऑक्सीजन वाटर उसके ऊपर उसको डैमेज नहीं कर पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, दिस प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, और खराब नहीं होगा। तो ये कैसे किया जाता है, देखो इधर आपका जो बाहर का टंकी है वो कैथोड है और अंदर एनोड है। आपका जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल्स है, एल्यूमिनियम का जो भी वस्तु है उसको हमने एनोड के जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट। सल्फ्यूरिक एसिड इधर क्या काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इस तरीके से और एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। सिंपल आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपका जो एनोड था वो एल्यूमिनियम का था, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर Al2O3 का एक लेयर बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना, एनोडाइजेशन में एनोडाइजिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एनोडाइजेशन और एनोडाइजिंग, इसमें आपका जो एल्यूमिनियम है वो एनोड रहेगा, एल्यूमिनियम क्या रहेगा, एनोड के जगह पे रहेगा। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके Al2O3 बनाते हैं। इतना याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर, दिखाई दे रहा है आपको। चलो इतना थोड़ा याद रखना। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे फटाफट। लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल, नीचे एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग लगाया जा रहा है। ठीक है, मुझे बताओ एल्यूमिनियम कैसा है, मोर रिएक्टिव,
उसके ऊपर किसका लेयर लगा रहे हैं? एल्यूमिनियम के ऊपर हम सिल्वर का लेयर लगा देंगे। सिल्वर क्या है? लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल, एंड ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस से की जाती है, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। सिल्वर प्लेटेड स्पून हो गई, गोल्ड प्लेटेड वॉच हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मार्केट में मिलती हैं, प्लेटिंग की जाती है। बस इतना याद रखो। एलॉइंग में अच्छा एक चीज और ऐड करूंगा, एनोडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? एल्यूमिनियम को एनोड की जगह पे रखा था, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है आपका, जो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इसके ऊपर हम सिल्वर का कोटिंग लगाएंगे, तो एल्यूमिनियम हम कैथोड की जगह रखते हैं। ये बात याद रखना, बस इतनी सी। एनोडाइजेशन में एनोड की जगह रखा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड की जगह रखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखो। बात करते हैं एलॉइंग की। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, बाय मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल, दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, बीच में नॉन मेटल भी हो सकता है। ए एंड बी, दो मेटल, दो से ज्यादा मेटल, या साथ में एक नॉन मेटल, तो पूरा जो मिक्सचर बन जाएगा उसको एलॉय बोलेंगे इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो अंदर जो भी मेटल्स हैं उनका भी एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो ये बन गया एलॉय। स्टील हो गया, गोल्ड टाइटेनियम एलॉय हो गया, जो हमें आयरन मैन के सूट में दिखता है। चलो कुछ एग्जांपल देख लो, एक दो। ब्रॉन्ज होता है आपका, इट इज एन एलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम 90% कॉपर 10% टिन, तो हम क्या बोलते हैं? कपटी, कॉपर टिन, कपटी। 90% कॉपर 10% टिन। ब्रॉन्ज स्टैच्यू डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन, धूप से, बारिश से, पानी से ये लोग खराब नहीं होते। ठीक है, ब्रास मतलब क्या? पित्तल। पित्तल में क्या रहेगा? इट इज एन एलॉय फ्रॉम 60% कॉपर 40% जिंक, तो हम बोलते हैं इसको कोजी कॉपर एंड जिंक। ठीक है, 60% कॉपर 40% जिंक। फिर आ गया स्टेनलेस स्टील, डज नॉट गेट स्टेन, इसके ऊपर धब्बे नहीं पड़ते, विथ एयर वाटर एंड रस्टिंग भी इसकी नहीं होती। इसके अंदर क्या क्या मिल जाएगा आपको? 74% आयन, 18% क्रोमियम, 8% कार्बन। आईसीसी, आयन क्रोमियम कार्बन, 74 18 8%। ठीक है, थोड़े परसेंटेजेस आपको याद रखने हो सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आयन क्रोमियम कार्बन आईसीसी, तो इधर बस याद कर लो थोड़ा। ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, एंड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील, धब्बे नहीं पड़ते ना हवा से ना पानी से। तो ब्रॉन्ज में क्या था? कॉपर और टिन, कपटी। ब्रास कोजी, कॉपर प्लस जिंक। और स्टील में आयन प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। ठीक है, 74 18 8 बराबर है 74 18 8, इतना याद रख सकते हैं आईसीसी। चलो बाकी जो हमारे कॉइन्स वगैरह बनते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज आर यूज्ड इन मिंटिंग कॉइन्स। एंड एक और बात याद रखना, कोई भी एक ऐसा एलॉय हो जिसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल हो। ठीक है, मर्क्यूरी का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको अमालगम कहा जाता है। अमालगम, मर्क्यूरी का जो एलॉय होता है किसी दूसरे मेटल के साथ, उसको अमालगम बोलते हैं। चलिए, तो अभी आते हैं पीवाईक्यूज के ऊपर, फटाफट देख लो। सोडियम को हमेशा केरोसिन में क्यों रखते हैं? हवा में रखा तो वो रिएक्ट कर लेगा, आग पकड़ लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वही रिएक्शन यहाँ पे, वही गिव रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पूरा भी पढ़ के सुनाऊंगा नहीं आपको, आप उतने समझदार होके पढ़ लोगे। रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इट कैचेज फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, सो बीइंग हेवियर देन केरोसिन डज नॉट रिएक्ट विद इट एंड हेंस सिंक्स इन इट। केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसमें डूब जाता है, हेंस प्रिवेंट एक्सीडेंट, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन। थर्मिट रिएक्शन आपको मैंने बताया था, क्या था? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो वो पूरा केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। मैग्नीशियम को हवा में जलाओ, Mg प्लस O2। आयन नेल डस्ट इज ड्रॉप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। लोखंड को आप जब कॉपर सल्फेट CuSO4 में डालोगे, तो मुझे बताओ यहां पे Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। याद है आपको ये? के ना ली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यू। तो यहां पर लोखंड जो है Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, यहां पे FeSO4 मिलेगा। क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन रिएक्शन हो गया, यहां पे गिव रीजन हो गया। बस यही पूछा था जुलाई के पेपर में। व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन डोर? घर के दरवाजे को पेंट मार लो, ग्रीस लगा लो, ऑयल लगा लो, वार्निश लगा लो,
गैल्वेनाइजिंग कर लो, ज्यादा ही ज्यादा खुजली बहुत है आपको तो गैल्वेनाइजिंग भी कर ही लो आप। ठीक है, आयरन डोर है ना, तो आयरन डोर का गैल्वेनाइजिंग होता है। और इधर गैल्वेनाइजिंग को एक्सप्लेन भी कर दो कि गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है। जिंक का एक लेयर लगाया जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट करे, कोरोजन प्रिवेंट करे। आयरन का कोरोजन नहीं होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड लेयर एंड इट विल प्रोटेक्ट द नीचे का आयन जो है उसको। चलो, नेम द फॉलोइंग टू मेटल्स विच कैन बी कट विथ नाइफ। तो इधर लिख सकते हो सोडियम लिख सकते हो, पोटेशियम लिख सकते हो। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्टक। इसको सोनोरिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सोनोरिटी। द नॉन मेटेलिक सब्सटेंस विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ग्राफाइट हो गया आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। अब ये डायग्राम किस चीज का आपको बता दूं, ये है आपका इलेक्ट्रो प्लेटिंग का डायग्राम। एंड एल्यूमिनियम यहाँ पे कैथोड होगा, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। नेम द प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाउ डज द प्रोसेस टेक प्लेस। लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इसका डेफिनेशन हो गया, तो वो डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे। एंड द मेटल आर्टिकल, द मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इट इज यूज्ड एज कैथोड। ये भी एक पॉइंट लिख देना, मतलब जितना बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का दिया हुआ है ना वो पूरा लिख देना। गिव टू एग्जांपल इन विच द प्रोसेस इज यूज्ड। सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, लर्न कर लेना, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट, वॉच, ठीक है, तो ये हो गया। चलो, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज में क्या रहेगा, कपटी, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। टिन क्या होता है, एसएन, टैनम। सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन आता है। एक्सप्लेन द टर्म्स मेटलर्जी और गैंग, इसका तीनों का डेफिनेशन आपको दिया मैंने। द डैश प्रोसेस अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड, तो टिनिंग हो गया। ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक, क्यों, सिल्वर क्या है, H2S के साथ रिएक्ट करता है और Ag2S बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो ये रिएक्शन आप, ये छोटा सा गिव रीजन है 2 पॉइंट का, यहां पे दोनों पॉइंट आप लिखोगे आपको 1-1 मार्क मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो आप लिख सकते हो, ऑलरेडी देखा हमने। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, अब ये प्रोसेस आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की है, क्रायोलाइट वगैरह। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, तो इसका डायग्राम एक आपको बनाना पड़ेगा, याद है ना वो डायग्राम ऐसा वाला, फिर ऐसे करके ये 3 अंदर बनाओ ऐसे, ठीक है, यहां से आउटलेट, फिर यहां बैटरी, तो वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक्सप्लेन द टर्म एनोडाइजेशन विद एग्जांपल गिवन यूज, तो एनोडाइजेशन का पूरा जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही पूरा लिखना है हमें, और उसका यूज क्या है, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द मेटल, ठीक है। एनोडाइज्ड कुकवेयर, आपका घर पे बहुत सारा कुकिंग का वेसल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे तवा वगैरह होता है या कढ़ाई होती है, तो उसमें भी एनोडाइजेशन आता है। एनोडाइज्ड कुकवेयर, उसका एक मतलब एग्जांपल लिख सकते हो यहां पे कि एनोडाइजेशन कहां यूज होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक तुम्हारा ग्रेफाइट। लेमन और टैमराइंड इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल टर्न्ड ग्रीनिश, तो जो ग्रीनिश लेयर होता है वो किस चीज का होता है, कॉपर कार्बोनेट का होता है। और लेमन और टैमराइंड के अंदर एसिड होते हैं, तो एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कॉपर कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है एक तरीके से। तो यहां पे दिया हुआ है, कॉपर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट सॉल्ट इज फॉर्म्ड टार्निशिंग द कॉपर। टार्निश करना मतलब खराब करना। लाइम जूस एंड टैमराइंड इमली, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है। दिस एसिड रिएक्ट विद कॉपर कार्बोनेट फॉर्मिंग वाटर soluble salt which get washed off easily. Due to this, tarnished copper becomes clean and regains its luster. चमकने लगता है। लेमन एंड टैमराइंड, इधर लाइम जूस मत लिखना, इधर लेमन जूस लिखना, लाइम और लेमन में फर्क होता है, ठीक है। तो ये आपका गिव रीजन हो गया। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, व्हाई इज NaCl एन आयोनिक कंपाउंड, तो उसका गिव रीजन बताना है कि सोडियम क्या है, एक मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन बनाता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। वो कहानी लिखनी है आपको। स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका कहानी
Y is NaCl ionic compound. ठीक है. The compounds formed from two units, namely cation and anion, they are called as ionic compound. Sodium chloride is formed by the transfer of electron between sodium and chlorine. Sodium transfers one electron to chlorine. As Na transfers one electron, it acts as cation, whereas chlorine takes one electron, it acts as anion. NaCl is formed from Na plus cation, Cl minus anion, and NaCl is an ionic compound. वही है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है. कहानी लिख लेना. टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयन शीट. आयन के ऊपर जिंक लगाया जाता है, गैल्वेनाइजिंग. कार्बोनेट ओर आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड. इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं. कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होता है, सल्फाइड का रोस्टिंग होता है. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आप लिख सकते हो. गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. हाँ, ये थोड़ा सा आप इधर याद करो. बॉक्साइट नाम की ओर होती है, उसके अंदर क्या क्या कचरा होता है. थोड़ा सा बेयर प्रोसेस पूरा नहीं पूछेंगे, सिर्फ बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, उसके अंदर इंप्योरिटी में क्या रहेगा, सैंड, सिलिका, आयन ऑक्साइड. ये इसकी इंप्योरिटी रहेंगी, कचरा रहेगा, गैंग रहेगा. ठीक है. फिर ये मेटलर्जी और गैंग, ये तीन आप एक्सप्लेन कर सकते हो. सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन, ये हो गया. फिर ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया वापस. आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड एनी टू यूजेस. तो भाई सिल्वर प्लेटेड स्पून हो गया, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट हो गया. एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल ए इज 281, ये आपका सोडियम है. मेटल बी इज 282, ये आपका मैग्नीशियम है. विच ऑफ द टू मेटल्स इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव कौन है. केनाली ने कार मांगी, केनाली, सोडियम पहले आता है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव. राइट द नेम ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल. विच ऑफ द टू मेटल्स इज मोर रिएक्टिव. अच्छा, तो इधर तुमको लिखना पड़ेगा मेटल ए 2,8,1 इज मोर रिएक्टिव. राइट द नेम. नेम लिखा सोडियम. राइट द रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देर मतलब दोनों का, सोडियम का भी और मैग्नीशियम का, दोनों का लिखो इधर. Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक. ऑड मैन आउट. जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम. अभी इसमें फॉस्फोरस क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है. कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश व्हेन केप्ट इन ओपन एयर. तो हमने ऑलरेडी एक, कॉपर ग्रीन क्यों होता है, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्चर इन द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो ग्रीनिश हो जाता है. और सिल्वर का भी हमने देखा, इट रिएक्ट्स विद H2S टू फॉर्म Ag2S. ठीक है. तो दोनों का आंसर आपको मालूम है, तो आप लिख सकते हो. आंसर द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन. एनोड रिएक्शन लिखना है यहाँ पे. एनोड रिएक्शन में क्या होता है, एनायंस गो टू एनोड, तो ऑक्सीजन O2 माइनस आपको O2 बना के देगा, प्लस टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं. 2O2 माइनस गिव्स मी O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ये आपका एनोड रिएक्शन हो गया. ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड कैथोड पे क्या होगा, Al3 प्लस रहेगा, उसको मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मुझे Al मिलेगा. ये आपका कैथोड रिएक्शन हो गया. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार विथ एल्यूमिना इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट टू अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लिख सकते हैं. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. विल्फली टेबल मेथड, द पार्टिकल ऑफ गैंग आर सेपरेटेड बाय. विल्फली टेबल आपको मैंने बताया ग्रेविटी के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल मेथड लिखेंगे. एलॉइंग के ऊपर, एलॉइंग का पूरा कहानी हमने पढ़ा, वो पूरा ही आपको लर्न करना है. कौन से एलॉयज के एग्जाम्पल हैं वो आपको याद करना है थोड़ा थोड़ा. ठीक. डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स बस. ऑब्जर्व द गिवन रिएक्टिविटी सीरीज. नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर. वाटर वाले ये वाले देखो, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया. टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल. अभी ये आपके देखो, एल्यूमिनियम तक हाई रिएक्टिविटी वाले थे, फिर मैंने आपको बोला ये मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं और ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं. तो मॉडरेट में क्या आ गया आपका, जिंक ले लिया आपने और आयरन ले लिया. नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल. हाईली रिएक्टिव आपका यहां पे आप पोटेशियम लोगे और लीस्ट रिएक्टिव आप यहां पे Au, गोल्ड. नाम लिख दो पूरा चाहिए तो. पोटेशियम, गोल्ड. ठीक.
into method of control of corrosion of aluminium either a layer of aluminium oxide is formed। अभी aluminium oxide anodization में बनता है और सिल्वर प्लेटिंग किसमें की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टेट टू विच इलेक्ट्रोड द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज अटैच्ड इन दिस मेथड रेस्पेक्टिवली। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहां पे मुद्दा क्या बनता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एनोडाइजिंग में, तो यहां पे आपका जो एल्यूमिनियम है उसको एनोड पे रखोगे आप, एंड जब सिल्वर प्लेटिंग की जाती है तो आपका जो एल्यूमिनियम है उसको आप कैथोड पे रखोगे। ठीक है, चाहिए तो इधर लिख दो ना, एनोडाइजेशन में, एनोडाइजेशन उसमें आपका जो एल्यूमिनियम है वो एनोड पे रहेगा और इलेक्ट्रो प्लेटिंग में आपका जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड पे रहेगा। ठीक है, साइंटिफिक रीजन, एनोड नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये मालूम है आपको, ये हो जाता है CO2 बन जाता है आपका, एनोड धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इट नीड्स टू बी रिप्लेस। ये आपका एक्सरसाइज के अंदर का ही गिव रीजन है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ऑड मैन आउट, टिनिंग, एनोडाइजेशन, एलोइंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, बाकी सब आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की टेक्निक्स है। आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज अ मेटल, एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सोडियम और सल्फर में से मेटल कौन सा है, सोडियम। सोडियम आपका मेटल है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ये लिखना है आपको। ठीक है, इतना ही है। अ टैपिंग वेसल ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर। ठीक है, तो ये टैपिंग वेसल है, इट ओपन्स इनटू अ टैंक लाइक कंटेनर। ठीक है, हाइड्रोलिक सेपरेशन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। द टैंक हैज एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड एंड वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो एकदम पुराना जो मेटलर्जी का पहले का है उसमें से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। द अबाउट डिस्क्रिप्शन इज विच ऑफ विच ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन। ठीक है, एक बार पूछा था 2 मार्क के लिए, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द मेथड, तो ये इसका डायग्राम। एक बार पूछा था, बाद में कभी भी नहीं पूछा, इसलिए फिर मैंने नहीं इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, लीचिंग, हाइड्रोलिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन कभी भी नहीं पूछा है पिछले 6-7 साल में। एक बार ये 2 मार्क का पूछा था, बाद में कभी रिपीट नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट इतना नहीं मानता। ठीक है, तो एनीवे इधर अपना ये रैपिड रिवीजन तो समाप्त होता है। पूरे सेशन की PDF आपको मिल जाएगी, एंड कोई भी इंक्वायरी है आने वाले बैचेस के रिगार्डिंग, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।